हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 20th of नवंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं G2 कॉन्सेप्ट। ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे इंडिया कतर रिलेशंस के बारे में। देन हम देखेंगे 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में। 16th फाइनेंस कमीशन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी है, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के बारे में कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, क्या इसका उद्देश्य है और इस वर्ष की थीम क्या है। लास्ट में हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही मियावाकी टेक्निक के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the concept of G2 in global geopolitics, consider the following statements. So यहाँ पर वैश्विक भू राजनीति में G2 की जो अवधारणा है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द आइडिया ऑफ G2 refers to a proposed strategic partnership between the United States and China to jointly manage major global issues. And second, the concept gained prominence during discussions on global financial governance, climate negotiations, and strategic stability. And third statement is, India is the founding member of G2 grouping. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है G2 से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो है थर्ड स्टेटमेंट। सो इंडिया जो है वो G2 ग्रुपिंग में शामिल नहीं है। G2 में बस दो ही कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। आप देख सकते हैं। So the G2 concept refers to the idea of the United States and China forming a strategic framework to jointly manage major global challenges such as economic governance, climate change, and security issues. So the idea gained traction especially after the 2008 global financial crisis during climate negotiations and in discussions on global governance where cooperation between the two largest economies was seen as vital. सो आपने देखा कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल दो ही कंट्री को इन्वॉल्व करता है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। सो G2 का ये जो आइडिया है या ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में बाय द इकोनॉमिस्ट सी फ्रेड बर्गस्टन, जो कि डायरेक्टर रहे हैं पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट कैन हियर केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। एंड सेकंड, इट कैन हियर इश्यूज अराइजिंग अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। And third statement is, it can hear disputes related to the Atomic Energy Act 1962। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, को बताना है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड, जबकि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि एनजीटी जो है वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट से रिलेटेड या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको नहीं सुनता है। आप देख सकते हैं। So NGT's jurisdiction includes laws such as Forest Conservation Act 1980 and Environment Protection Act 1986. So issues कुछ जैसे कि deforestation, diversion of forest land and environmental clearances fall under its domain. And it can pass orders to prevent environmental damage and restore ecological balance. सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो इट इज स्पेसिफिकली लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द एनजीटी एक्ट एंड एनजीटी कैन हियर केसेस habitats involving wildlife protected areas and poaching related ecological concerns. So several NGT orders relate to buffer zones, sanctuaries and conservation efforts. आपने देखा कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है इट इज नॉट लिस्टेड अमंग द एक्ट्स अंडर द jurisdiction ऑफ एनजीटी. So matters involving nuclear energy, radiation hazards and atomic safety fall under other specialized bodies not NGT. So इस वजह से जो एनजीटी है वो कोई डायरेक्शन या जजमेंट इशू नहीं कर सकता है ऑन न्यूक्लियर रिलेटेड रेगुलेटरी इश्यूज. सो एनजीटी की बात करें तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि डील करता है विद द एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. आप ध्यान रखेंगे इसको सेटअप किया गया 2010 में अंडर द एनजीटी एक्ट 2010. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये याद रखेंगे दैट इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड to set up a statutory body for environmental protection. सो इंडिया से पहले जो दो कंट्रीज ने इसको सेटअप किया था वो है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. सो एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में. इसके साथ ही इसके कुछ रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं जो कि हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding recent developments in India and Qatar relations. So, अभी हाल ही में भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो उन्होंने कतर की यात्रा की है जिस वजह से ये काफी चर्चा में रहा है. सो यहाँ पर भारत और कतर के संबंधों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द रीसेंट बायलेटरल डिस्कशंस बिटवीन इंडिया एंड कतर इंक्लूडेड कोऑपरेशन इन एरिया सच एज एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी. And second statement is India's bilateral trade with Qatar in 2023 and 24 was valued at over $14 billion. And third statement is during the visit, the Indian foreign minister also met the Russian foreign minister in Doha to discuss bilateral ties. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है इंडिया और कतर के संबंधों से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है वो रशियन फॉरेन मिनिस्टर से तो मिले हैं पर दोहा में इनकी मीटिंग नहीं हुई है, ये हुई है मॉस्को रशिया में. बाकी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं. आप यहाँ देख सकते हैं.
So, India's External Affairs Minister visited Qatar and held discussions with the Qatari leadership on strengthening bilateral strategic cooperation, focusing on economic ties, energy, trade, and global developments. सो आपने देखा कि जो इंडिया और कतर का बायलेटरल ट्रेड है 2023 और 24 में, वो अप्रोक्सीमेटली 14.08 बिलियन डॉलर रहा है, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है। और आपने देखा कि जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग है वो शेड्यूल्ड है मॉस्को में। सो कतर की अगर हम बात करें तो कतर को ऑफिशियली स्टेट ऑफ कतर के नाम से जाना जाता है। And this country is in West Asia, so it occupies the Qatar Peninsula on the northeastern coast of the Arabian Peninsula in the Middle East. So it shares its sole land border with Saudi Arab to the south and the rest of its territory surrounded by the Persian Gulf. और जो कतर है इसकी कैपिटल है दोहा। एलएनजी का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया का वो यह कतर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हो। Is the chairman of the 16th Finance Commission that submitted its report for the period of 2026 to 2031। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने या जिसने 2026-2031 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर शंकर आचार्य या फिर डॉक्टर वाई बी रेड्डी। आपको बताना है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आप देख सकते हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया led the 16th Finance Commission that submitted its report for the period of 2026 to 2031 to President Draupadi Murmu. So 16th Finance Commission was constituted by the President in accordance with the Article 280 of the Indian Constitution, and the Commission's report was prepared after consultations with the Union Government, state governments, local governments, and the domain experts. So the report for the period 2026 to 2031 will be available in the public domain once tabled in Parliament by the Union Finance Minister. So the 16th Finance Commission's role is to analyze the finances of the Union and states and recommend financial allocations and distributions of resources. सो जो आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रेकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। सो आपने देखा कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और इसका जो टेन्योर है या जिस टाइम के लिए ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो टाइम है 2026 टू 2031। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की बात करें तो ही इज अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट विद एक्सपर्टीज इन पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स। सो इससे पहले ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
The third edition of the Chanakya Defense Dialogue scheduled to take place in New Delhi. So what is its theme? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चाणक्य रक्षा वार्ता का जो तीसरा संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। आपको बताना है कि इस संस्करण का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं विकसित भारत एट द रेट 2047 सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। सेकंड, रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म सशक्त सुरक्षित और विकसित भारत। थर्ड, नेशनल सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या फिर स्ट्रेंथनिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड काउंटर टेररिज्म। आपको बताना है थर्ड, चाणक्य डिफेंस डायलॉग जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है उसका इस वर्ष का थीम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस वर्ष की थीम है रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म सशक्त सुरक्षित और विकसित भारत। आप देख सकते हैं द थीम ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 इज रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म सशक्त सुरक्षित और विकसित भारत। So the dialogue will focus on defense reforms, technological transformation, and civil military integration. The theme aims to align defense strategies with India's emerging security priorities as the country strives for Viksit Bharat at the rate 2047. So the event will feature both national and international experts discussing India's defense approach in the lead up to its future goals. So, General Upendra Dwivedi highlighted the connection between national development and security, emphasizing the need for a stable and secure environment for the nation's growth. आप ध्यान रखेंगे चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो है ये एक एनुअल इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द इंडियन आर्मी। सो ये जो डिफेंस डायलॉग है ये इकट्ठा करता है एक्सपर्ट्स को टू डिस्कस स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड सिक्योरिटी टॉपिक्स जो कि अफेक्ट करते हैं इंडिया एंड द ग्लोबल लैंडस्केप को। विकसित भारत एट द रेट 2047 की बात करें तो ये इंडिया का विजन है टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय इट्स सेंटेनरी ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2047। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following are the benefits of the Miyawaki technique? So यहाँ पर मियावाकी तकनीकी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मियावाकी तकनीकी के लाभ हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी बाय क्रिएटिंग हैबिटेट्स फॉर वेरियस स्पीसीज। Second, it enhances groundwater recharge in areas with depleted water tables. And third, it significantly lowers the carbon footprint of the soil preparation processes. सो मियावाकी टेक्निक के बेनिफिट्स से संबंधित आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो है थर्ड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। सो यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो मियावाकी टेक्निक है वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं
By planting native species, the technique creates habitats that attract birds, insects, and other fauna, thereby supporting biodiversity. And dense planting improves soil health and promotes water retention, aiding groundwater recharge. While the technique is environmentally beneficial, soil preparation may involve fertilizers and treatments that do not necessarily lower the carbon footprint. सो मियावाकी टेक्निक जो है ये एक मेथड है डेवलप्ड बाय द जापानीज बॉटनिस्ट जिनका नाम है अकीरा मियावाकी इन 1970s टू क्रिएट डेंस फास्ट ग्रोइंग फॉरेस्ट बाय मिमिकिंग नेचुरल इकोसिस्टम्स। सो इसको पॉट प्लांटेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स हैं डेंस प्लांटिंग, एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सॉइल रिस्टोरेशन एंड बायोडाइवर्सिटी बूस्ट। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।